आप लोग ये सोच भी कैसे सकते हैं। वो तो सुभान शाह की बात सुनते ही हत्थे से कौड़ गया था। कल शाम में इसे बाबा हुजूर का फोन मसूल हुआ था, जिसमें उन्होंने जुजलान को फौरी हवेली आने का हुक्म दिया था। जुजलान यही समझा कि ज़मीनों की कोई बात होगी। हालांकि जब से इसने फिल्म मेकिंग का काम शुरू किया था, वो ज़मीनों और हवेली के काम से दूर ही रहता था। मगर कल ही सुभान शाह के बुलाने पर चला आया था, मगर ये नहीं जानता था कि यहाँ आकर क्या खबर सुनने को मिलेगी। क्यों, क्या मसला है इस बात में। उन्होंने हंकारा भर के इसके गुस्सीले चेहरे की जानिब देखा था। मसला नहीं, मसाइल है इसमें। वो लड़की जो इतने सालों से आप की बर्दाश्त से महफ हो चुकी थी, जदाश्त से महफ हो चुकी थी, यका आप लोगों ने पता नहीं कहाँ से इसे रेस्क्यू कर लिया और अब मेरी मंग भी डिक्लेयर कर दिया। वाह, इसका तंज़िया लहजा इन्हें गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी था। देखो जीजी, मैंने तुम्हें इस लड़की पर रिसर्च के लिए नहीं बुलाया, बस तुम्हें इतला देनी थी कि वो तुम्हारी मंग है, और मंग को छोड़ना हमारे यहाँ इतना ही बड़ा गुनाह है जितना कि निकाह को तोड़ना है। मंग की खातिर हमारी यहाँ खून की नदियाँ। और प्लीज़ बाबा हुजूर, ये सब आप फरसूदा बातें हो गई हैं। क्या आपने इस मंग साहिबा से पूछा है कि इसे मैं मंजूर हूँ कि नहीं। इसका लहजा अब भी तंजिया था। हम अपनी बात करो, क्योंकि हम कुछ दिनों में निकाह की डेट फिक्स करने वाले हैं। वो तो जैसे सब कुछ तय किए बैठे थे। जुजलान के लिए तो कुछ कहना बेसुध हो गया था, तो फिर मुझे भी अभी बुलाकर ये बताने की क्या ज़रूरत थी। निकाह वाले दिन कहते आओ और साइन कर दो। इसने अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिश नहीं की थी और वो फट पड़ा। वो भी कर लेंगे, इन्होंने महसूस होते हुए कहा था। जानते थे इनकार तो करेगा नहीं। मुझे चच्ची से मिलना है, एड्रेस बताएं। इसने कुछ सोचते हुए इन्हें मुखातिब किया था। वो जो एड्रेस इसे पता चला, इसे सुनते ही वो कितनी देर बेयकीनी की कैफियत से निकल नहीं पाया था। दुनिया गोल है, इस बात पर आज इसका यकीन और भी पुख्ता हो गया था। क्या बात है अम्मी, जो कुछ कहना है कह दें। अगर ये समझ रही हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा कि आप इतनी देर से मुझे कहना चाहती हैं, तो आपका ख्याल गलत है। अगर माँ बाप बच्चों के चेहरे पढ़ सकते हैं ना, तो बच्चे भी माँ बाप के चेहरे पढ़ने की सलाहियत रखते हैं। नशवा जब से ऑफिस से आई थी, महसूस कर रही थी कि सबूरा बेगम इससे कुछ कहना चाहती हैं। दोनों इस वक्त टीवी के सामने बैठी कोई टिकटॉक शो देख रही थी। नशवा तो देख रही थी, जबकि सबूरा बेगम कुछ सोचने में मगन थी। देखो, मैं जो बात कहने वाली हूँ, इसे बहुत तहम्मुल से सुनना। तुम्हारी जज्बाती तबीयत से मैं बहुत तंग हूँ। उन्होंने कहने के साथ ही तमहीद बांधी। आप बिला झिझक कहें, तुम्हारा दादा का फ़ोन आया था। असल में तुम जब से छोटी सी थी और हम वहाँ थे, तब तुम्हारी बात तुम्हारे ताया के बेटे से तय कर दी गई थी। तुम इसकी मांग हो। इसका ये बताना था कि निश्वा को अपने कानों पर यकीन नहीं आया कि ये सब उन्होंने निश्वा के ही बारे में कहा था। अम्मी, इसकी आवाज़ जैसे किसी गहरी खाई से आई थी। आप लोग ये कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। अम्मी, इतनी बड़ी बात गलती। इसने दोनों हाथों से सर पकड़ा। बेटा, मैं चूंकि इनकी मनचाही बहू नहीं थी, तो यही सोचा कि शायद इस तरह वो लोग मुझसे राज़ी हो जाएं, और आपने मुझे कुर्बान कर दिया। इसने ये अखलक सर उठाकर इनकी बात काटी और तलखी से बोली, ऐसा नहीं है बेटा। उन्होंने बेबसी से आंसू पीते हुए कहा था। काश आप ये सब मुझे पहले बता देती, तो मैं कभी भी इनको वो नोटिस भेजने वाली गलती ना करती। मैंने तुम्हें इसीलिए मना किया था, मगर आपने मुझे खुलकर बात तो नहीं बताई थी ना। इसने माँ की गलती की निशानदेही की। हाँ, मगर अब मुझे लगता है वो लोग बदल गए हैं। उन्होंने जैसे इसे तसल्ली दी थी। प्लीज़ अम्मी, इंसान को इतना भी सादा नहीं होना चाहिए जितनी आप हैं। जो लोग अपनी औलाद के लिए नहीं बदले, उन्होंने मेरे और आपके लिए क्या बदलना है। बाबा तो इनके अपने थे, सगी औलाद है। उन्होंने बाबा की गलती माफ़ की थी, जो के गलती थी ही भी नहीं। इंसान की आदतें बदलती हैं, मगर फितरत और गुरूर, तकब्बुर, धोखा, वही इनकी फितरत है, आदत है इनकी, और वो आदत नहीं बदलती। इनके सख्त लहजे में घुली सच्चाई से वो इनकार नहीं कर सकती थी। कुछ देर वो खामोश रही, जैसे कुछ सोच रही हूँ। मगर मैं इस कब का हिस्सा बनूंगी। मैं ना सिर्फ वो सब हासिल करूंगी जिस पर वो गासबाना कब्जा करना चाहते हैं, बल्कि किए बैठे हैं। इंतकाम अब शुरू होगा, और मैं इतनी आसानी से इन्हें बख्शूंगी नहीं। आप कल ही इन्हें मेरा इस शादी के लिए करार पहुंचा दें। हर बार जीत इनके हिस्से में नहीं आएगी। मेरी रगों में भी इन्हीं का खून है। मैं इन्हें इंजाम तक पहुंचाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ। इसने एकदम कुछ सोचते हुए एक अज़म से कहा था। बकवास नहीं करो। अगर तुम इस रिश्ते को वैसे ही शुरू करने का सोच रही हो जैसे हर आम लड़की सोचती है, तो अपनी शादी के मुतल्लिक तो ठीक है, मगर अब मैं अपने आखिरी रिश्ते को किसी इंतकाम की भीड़ नहीं चढ़ा सकती।
मेरे पास है ही कौन तुम्हारे अलावा। उन्होंने इसके इरादे देखते कतियत से इसे बाज रखने को कहा था। उफ़, मेरी जज्बाती अम्मी, कुछ नहीं होता, आपको अभी मेरे टैलेंट का पता नहीं। मैं ऑफिस में सबसे खतरनाक जर्नलिस्ट मशहूर हूँ, इसने बड़े तफाखुर से कहा था। मुझे जानकर कुछ करना भी नहीं है, ये तुम्हारी यहाँ की दुनिया है, इन जागीरदारों की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ है। तुम नहीं जानती ये लोग अपनों को भी जब दुश्मन के रूप में देखते हैं तो इसका क्या हशर करते हैं। इस वक्त ये सिर्फ सफाक जागीरदार होते हैं, ना किसी के बाप, ना भाई, ना बेटे। तुम्हारी एक हमाकत के सबब उन्होंने हमारा सुराग तो पा लिया, मगर मजीद कोई ऊंच नीच से बचने के लिए मैं इस रिश्ते के लिए हामी भर रही हूँ कि अब मुझे किसी की दुश्मनी सहने की हिम्मत नहीं है। वैसे भी अब सब के बाद हम यहाँ से छुपकर कहाँ जाएंगे। मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल को अल्लाह के हवाले किया, इस्तिखारा किया है और मुझे उम्मीद है अल्लाह तुम्हारे हक में बहुत बेहतर करेगा इंशाअल्लाह। इनके बेफिक्र भरे लहजे में भी छुपी फिक्र पर निशवा को बेख्तियार इन पर प्यार आया था। कौन है? दोपहर का वक्त था, वो भी अभी खाना बनाकर फारग हुई थी कि बेल बजी। वो यही समझी कि मोहल्ले की कोई औरत होगी। मसरूफ से अंदाज में सर पर दुपट्टा रखते वो दरवाजे के पास आकर बोली, मैं सबूरा दानियाल से मिल सकता हूँ? जुजलान शाह नाम है मेरा। बाहर से उभरने वाली मर्दाना आवाज़ पर कुछ लम्हे वो साकित रह गई। जुजलान शाह को कैसे ना पहचानती वो, इनकी बेटी का मुस्तकबिल इस लड़के से जुड़ने वाला था। उन्होंने अभी तक जुजलान को नहीं देखा था। कल रात ही उन्होंने सुभान शाह तक निशवा का इकरार पहुंचाया था और 15 दिन बाद इनका निकाह और रुखसती तय हुई थी। उन्होंने धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला। हर माँ की तरह इनकी भी ख्वाहिश थी कि इनकी बेटी की किस्मत में शिदादू सी आन बान वाला कोई लड़का हो, और जिस लड़के ने इनके दरवाजे पर कदम रखा था वो वाकई शिदादू की सी आन बान रखता था। ब्लैक जैकेट और ब्लैक ही जीन्स पहने, गॉगल्स लगाए, हाथों में मोबाइल पकड़े, महंगी घड़ी पहने, हल्की सी शेव में दिखते चेहरे वाला, दमकते चेहरे वाला, ऊंचे कद काट वाला जुजलान शाह इनके सामने था। अस्सलाम वालेकुम। इनकी जानिब प्यार लेने के लिए झुकता जुजलान इन दिलो जान से पसंद आया था। इसके माथे पर बोसा दिया और इसने पीछे होते हुए इन्हें अपने साथ लगाया। जब वो हवेली छोड़कर निकली थी तब वो 7 साल का था और निशवा 2 साल की। जुजलान तब भी अपनी माँ से ज़्यादा इनसे प्यार करता था, हर वक्त इनके इर्द गिर्द मंडलाता रहता। अब भी वो ऐसे मिला जैसे इतने साल इनके दरमियान आए ही ना हों। कैसे हो? अंदर आ। उन्होंने मोहब्बत से आंसू साफ करते हुए इसे अंदर आने का इशारा किया। वो तायराना निगाह घर पर टालता अंदर की जानिब आया। सबूरा इसे बिठाकर इसके लिए चाय बनाने किचन में चल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो भी इनके साथ पीछे किचन में चला आया। चौखट से टेक लगाए वो यकटा किन्हें देखे गया। स्याह और फिरोजी आम सी शलवार कमीज में काली ही चादर लिए वो आज भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। जुजलान को वो कभी भूली ही नहीं थी। इसने इस औरत का इतना धीमा रूप कभी नहीं देखा था। इसकी अपनी माँ करख्त जागीरदानी ही थी, ऐसी माँ जिन्होंने बचपन में इसे कभी लिपटा कर प्यार नहीं किया था। जब भी सबूरा निशवा को प्यार करती जुजलान हसरत से इन्हें देखता था। अभी इसी हसरत को ख़त्म करने के लिए वो इनकी जानिब बढ़ा और उन्होंने भी इसे वैसे ही प्यार दिया था जैसे वो निशवा को देती थी। माँ का असल प्यार भरा रूप इसे सबूरा के रूप में नजर आया था, मगर फिर न जाने क्या हुआ कि वो हवेली से 2 साल की निशवा को लेकर निकल आई। वो तब इतना छोटा था कि असल मामले को नहीं जानता था, मगर सब का इनके साथ हकारत अमेज रवैये को ज़रूर पहचानता था। इसे इतना यकीन ज़रूर था कि गलती इसके घर वालों की होगी। सबूरा तो बस मोहब्बत दिए जाने वाली औरत थी। क्या देख रहे हो? वो जो चाय बना रही थी साथ साथ इसके लिए लवाजमात की ट्रेस तैयार कर रही थी। आहट पर मोड़कर जुजलान को अपनी जानिब यकटक देखते देखकर पूछ बैठी, यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हैं। आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ से बढ़कर जाना था और आपने मेरा भी ख्याल नहीं किया। इनकी नज़रों में शिकायत थी। वो देख रहा था कि माफ़ करने वालों के चेहरे कितने पुरसकून और रोशन होते हैं। आपका दिल इतना बड़ा कैसे है? मैं ये तो नहीं जानता कि तब क्या हुआ था। हाँ, मगर इतना यकीन ज़रूर है कि गलती आपकी नहीं होगी। तो फिर आपने मेरे घर वालों को माफ़ करके अपनी बेटी तक मुझे देने का फैसला कैसे कर लिया? आप क्या जानती हैं मेरे बारे में? इसकी हैरत कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो इसकी जानिब देखकर मुस्कुराई, फिर पास आकर इसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखा। मैं तुम्हें नहीं जानती, मगर इतना ज़रूर जानती हूँ कि मेरे अल्लाह ने मेरी बेटी के नसीब में कोई बहुत अच्छा लड़का लिखा होगा। वो कभी अपने बंदू के साथ ज्यादती नहीं करता, और जब इसने ये रिश्ता बना दिया तो फिर मैं कौन होती हूँ इसके हुक्म और इसकी मर्जी को चैलेंज करने वाली? मेरे अल्लाह ने हर मकाम पर मेरा साथ दिया है। मुझे हर
कदम पर सुरखरू किया है, तो अब वो मुझे तूफान की नज़र में कैसे कर सकता है। इनके इस एतमाद और अल्लाह पर तवक्कल ने जज़लान को साकित कर दिया है। चलो चलकर बैठो, अंदर मैं आ रही हूँ, उन्होंने अपने मखसूस धीमी और मोहब्बत भरे लहजे में कहा था। अच्छा क्या करते हो? उन्होंने इसको चाय का कप पकड़ाते हुए पूछा था। कुछ खास नहीं, बस फिल्में बनाता और डायरेक्ट करता हूँ। इसके अलावा अपना हिस्सा मैं बहुत पहले ही इनसे लेकर वो बुटीक चला रहा हूँ। इसने चाय का घूंट लेते हुए तफसील बताई। इसके एक एक अंदाज में इतना रख रखाव था कि वो तो बस हसरत से इसे देखकर अल्लाह का शुक्र कर रही थी कि इनकी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है। तो तुम्हें कब से इस रिश्ते का पता है? उन्होंने दिल में छुपा जो सवाल था वो इससे पूछ लिया। वो इसे इतनी अजीज थी कि वो इनकी खातिर इस नक चढ़ी नशवा के लिए झूठ भी नहीं बोलने को तैयार था। काफ़ी अरसे से मैं जानता हूँ इसने झूठ का सहारा लिया, मगर नज़रें नीचे रखी। कुछ लोगों के सामने इंसान नज़र से नज़र मिलाकर झूठ बोलने की ही हिम्मत नहीं कर पाता। तुम खुश हो इस रिश्ते से? वो माँ थी, परेशान कैसे ना होती। अभी तो कुछ नहीं कह सकता, मैं निशवा को जानता भी नहीं हूँ, मगर आपकी इन चंद सालों की मोहब्बत के एवज मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं आपकी बेटी को सारी ज़िंदगी खुश रखने की कोशिश करूँगा। इसने मोहब्बत से इनका हाथ पकड़ते हुए कहा था। मगर आपको इसके लिए एक वादा करना होगा। वो तो जुज़लान की इस मोहब्बत भरे अंदाज पर ही निहाल हो गई थी। एक नहीं 100 कहो मेरी जान, वही मोहब्बत से लबरेज लहजा। आप मेरी हमेशा दोस्त रहेंगी। सास और दामाद का रिश्ता कभी हमारे दरमियान नहीं आएगा। इसके इस मान पर वो हंस पड़ी। वादा, उन्होंने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए कहा था। थैंक यू। इसने अकीदत से इनके हाथों पर बोसा दिया। खैरियत है? आज आप बहुत खुश लग रही हैं। वो जो कुछ देर पहले है मुजना के साथ जाकर अपनी शादी की शॉपिंग बेदिली से सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए करके आई थी, अब थकावट से चूर सोफे पर बैठी थी। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो जिस्मानी थकावट से कहीं ज़्यादा हमें जहनी थकावट से दुचार कर देते हैं। निश्वा के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पर लगाने का ये फैसला भी ऐसा ही था। वो हमेशा से जज्बाती और जल्दबाजी में फैसला करने वालों में से थी और बहुत मरतबा इसे अपने फैसले के नुकसानात बाद में नज़र आते थे। यही जल्दबाजी इस मरतबा भी इससे महंगी पड़ गई थी। इसने अभी तक इस बंदे को देखा तक नहीं था जिसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने वाली थी, चाहे इंतकाम की गर्ज से ही, लेकिन आखिर तो वो शख्स इसका कुल मुख्तार बन के बैठेगा ना। यही सोच अब इससे खाई जा रही थी। जाहिर है जब बेटियां अपने घरों को जाने वाली हों तो माएँ खुश तो होती हैं ना। कोई और बात भी है? इसने तफ्तीशी अंदाज में कहा था। हाँ, जुजी आया था मुझसे मिलने के लिए, उन्होंने सर इस बात में हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। निश्वा की एक बीट मिस हुई। क्यों? इसने बेख्तियार पूछा। क्यों क्या? जाहिर है तुम्हारे हवाले से मेरा इसके साथ अब रिश्ता बनने वाला है। वैसे भी वो शुरू से ही मुझे प्यार करता है। आज इसे देखकर जो वसवसे जहन में उठे थे वो सब वसवसे वही निकल गए। निश्वा वो बहुत अच्छा है। जैसा बंदा मैं तुम्हारे लिए सोचती थी वो इससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा और सुलझा हुआ है। वो शुरू से शहर में रहा है, इसीलिए मैंने तो इसमें इन शाहों जैसी बेहिस्सी और गुरूर नहीं देखा। निश्वा मेरा दिल बहुत मुतमईन हुआ है जुज़लान से मिलने के बाद। वो बहुत अच्छा है, शराफत मोहब्बत हर लिहाज से वो मेरी बेटी के लिए बिल्कुल मुनासिब है। उन्होंने मोहब्बत से इसका नाम लिया था। जो जुज़लान नाम सुनकर ही कुछ देर को साकित हुई। वो यहाँ आया था? इसने तस्दीक करवाई। हाँ ना, सबूरा ने मुस्कुराते हुए कहा था। करता क्या है वो? शक के नाग इसके दिमाग में कलबलाए। दिल में मुसलसल दुआ जारी थी कि वो ना हो जिसे वो समझ रही है। तुम तो जानती होगी इसे फिल्म मेकिंग करता है। शुक्र है इसके लहजे में जागीरदारों वाला गुरूर नहीं और ना ही इसके साथ रहता है। मुझे तो सबसे बड़ा इत्मीनान यही हुआ है वो यार शहर में रहता है। कम से कम तुम इन लोगों की घरेलू गंदी पॉलिटिक्स से तो दूर रहोगी ना। इसकी माँ अभी भी अनजाने में क्या क्या कह रही थी, मगर इसके कान साए साए कर रहे थे। वो सर पकड़ कर बैठ गई। अपने कुछ दिन पहले के अल्फाज दिमाग में गूंजे जब वो मुजरा से इसका जिक्र करते हुए बेख्तियार कह गई थी। इसने मुझे दोस्ती की ऑफर की है, शादी की नहीं। उफ, कुछ अल्फाज ऐसे इंसान के आगे आ जाते हैं। इसकी तो ऐसी कोई नीयत नहीं थी। फिर इसका दिल किया वो वाकई ऐसी जगह रोपोश हो जाए अब के बाद जहाँ इसकी किस्मत में एक शराबी और हर बुराई में लुथड़ा हुआ शख्स ना हो। अब इसे ये फैसला मुश्किल लगने लगा था। वो अपनी सादा लो माँ की सादगी पर रश्काया जो इसे निश्वा के लिए एक परफेक्ट मैच समझती थी। खैर, मुझे ये शादी कौन सा बहुत अरसा बरकरार रखनी है। कुछ देर की बात है बस, फिर मैं इस रिश्ते को ख़त्म कर दूंगी। तो मुझे लगे कि वो जुज़लान है या कोई और। इसने खुद को तसल्ली दी। रात में वो कमरे में बैठी कॉलम लिख रही थी कि मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आ गई। गोगा ये नंबर इसके लिए अब भी अजनबी था कि इसने इस नंबर को सेव नहीं किया था, मगर वो इस नंबर से इतनी अनजान नहीं थी। यही तो वो नंबर था जिसने कुछ दिन
اس کی آنکھوں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ اب بھی آنے والے دنوں میں اس کا مالک یقیناً اس کی زندگی کو پرسکون رہنے نہیں دے گا۔ اس نے ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے بالآخر فون اٹھا ہی لیا۔ ہیلو؟ اس کے سرد لہجے نے دوسری جانب موجود جزلان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر دی۔ ہائی، کیسی ہیں مس جرنلسٹ؟ مبارک ہو، کچھ دن بعد آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے نشوا کو چڑھانے کا آغاز کیا۔ تو کیا کروں پھر؟ اس نے روکھے انداز میں کہا تھا۔ تو یہ کہ ایک سمگلر اور ڈان سے شادی ہونے پر آپ کوئی واویلا نہیں کر رہی، حیرت کا مقام ہے۔ میں نے تو آج اظہار ہمدردی کے لیے فون کیا ہے کہ جس شخص سے آپ چند لمحہ کے لیے بات کرنا پسند نہیں کرتی، اس کے ساتھ ساری عمر کا رشتہ کیسے جوڑ رہا ہے آپ کا؟ جزلان کا ایک ایک لفظ اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہا تھا۔ اب اسے ایک محاذ پر نہیں بلکہ بہت سے محاذوں پر بیک وقت لڑنا تھا۔ مجھے آپ کی ہمدردی کی کوئی خاص ضرورت نہیں۔ آپ اپنی خیر منائیں کہ مجھ جیسی لڑکی آپ کی زندگی کو کتنا عذاب بنا دے گی۔ مجھے تو آپ سے ہمدردی ہو رہی ہے۔ آپ کے تو پورے کے سرکل میں کوئی شریف لڑکی نہیں۔ آپ مجھ جیسی کے ساتھ شریفوں جیسی زندگی کیسے گزاریں گی؟ پہلے اس کے بارے میں غور و فکر کریں۔ وہ کہاں کسی کو حاوی آنے دیتی تھی؟ وہ تو جزلان سے ہمیشہ زہر لگتا تھا۔ اسے ایسے مرد سخت ناپسند تھے جو عورت کو ٹیشو پیپر سے زیادہ حیثیت نہیں دیتے۔ نہ جانے کس کس کے ساتھ کس کس حد تک جا چکا ہوگا۔ شٹ اپ! جزلان اتنی صاف گوئی برداشت نہیں کر پایا تھا۔ وہ چلا اٹھا۔ میں بھی دیکھتا ہوں مجھ جیسے بے شرم انسان کی نفرت آپ کو کب تک اور کہاں تک سہ پائیں گی؟ وہ پھنکارتے ہوئے بولا۔ اس نے جزلان کی بات کو خاطر میں لائے بغیر فون بند کر دیا، مگر خود سر پکڑ کر پریشان سی اس مسئلے کا حل سوچنے لگی۔ مجنہ کو جب اس نے بتایا کہ اس کی شادی جزلان سے ہو رہی ہے تو وہ کتنی دیر بے یقینی سے اس کی جانب دیکھتی رہی۔ پھر نشوا کو سارے حالات کے بارے میں مجنہ کو بتانا پڑا۔ وہ تو ویسے بھی اس کی واحد دوست تھی جس نے اسے اپنی تمام درد و تکلیف کو ہمیشہ شیئر کیا تھا۔ اب کی بار بھی اس نے اچھے دوستوں کی طرح اس کو ہمت دلائی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے ایسے شخص کو برداشت کروں گی، اس نے پریشانی سے مجنہ سے کہا تھا۔ میری ایک بات سنو، تمہیں تو ویسے بھی اس رشتے سے کوئی مطلب نہیں نہ تھا۔ تمہارا مین ایم تو وہ حصہ حاصل کرنا ہے جس پر تمہارا دادا یا اس کے باقی بچے غاصب بن کر بیٹھے ہیں۔ تم نے کون سا یہ رشتہ بہت چلانا ہے، لہٰذا تم شروع میں سب سے کہنا کہ تمہیں حویلی میں ہی رہنا ہے۔ اس سے تم آسانی سے اپنے حصے کے لیے لڑ سکتی ہو اور جزلان سے بھی دور رہ سکتی ہو۔ ویسے بھی اسے تم جیسی لڑکی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا جس کے لیے دن رات بنی سنوری عورتوں میں گزرتے ہیں، تو تمہیں کیا ٹینشن ہے پھر؟ مجنہ کی بات پر اسے لگا جیسے اس کا سر کا آدھا بوجھ کم ہو گیا ہو۔ صحیح کہہ رہی ہو، اس نے مجنہ کی بات کی تائید کی۔ دیکھ لو یار، کہیں وہ زبردستی کوئی بکواس نہ کرے میرے ساتھ، نشوا نے اپنا خدشہ بتایا۔ ارے بیوقوف، تمہیں اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا کیونکہ وہ تمہیں کچھ اچھا نہیں لگا، جبکہ میں نے تو اس کا چھوٹے سے انٹرویو سے بڑا انٹرویو بھی پڑھا ہے۔ وہ بہت اونچی ناک والا بندہ ہے۔ جو لوگ اسے ایک مرتبہ اگنور کرتے ہیں وہ انہیں 10 مرتبہ اگنور کرتا ہے، لہٰذا اسے شروع دن سے منہ مت لگانا۔ تم دیکھنا وہ تمہارے سائز سے بھی بھاگے گا۔ وہ ایسے لوگوں کو خاطر میں نہیں لاتا جو اس کی حیثیت کو نہیں مانتے۔ تمہیں تو ویسے بھی اس سے الرجی ہے، وہ کبھی بھی زبردستی نہیں کرے گا تمہارے ساتھ۔ مجنہ کی باتوں نے اسے ایک گونا سکون پہنچایا، مگر کبھی کبھی ہم جو باتیں کسی کے بارے میں سوچتے ہیں، قسمت اور وقت اور حالات اس کے الٹ نکل آتے ہیں۔ اور پھر بہت سے وسوسوں اور خوف کے باوجود وہ دن آ ہی گیا جب اس کے تمام جملہ حقوق جزلان کے نام ہو گئے۔ اس کی جانب سے تو اس کے آفس والے ہی تھے، جبکہ جزلان کی جانب سے بہت زیادہ گیدرنگ تھی۔ بہت سے لوگ حیران تھے کہ انہوں نے اپنے آپسی رشتے کو کبھی ڈکلیئر کیوں نہیں کیا۔ بہت سی لڑکیاں افسردہ تھیں کہ ان کا چارمنگ ہیرو کتنی آسانی سے ایک ایسی لڑکی کو مل گیا جو کسی ہی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ سبحان شاہ نے ان کی شادی کا سارا ارینجمنٹ خود کروایا تھا۔ جزلان 3 بھائی اور ایک سوتیلی بہن تھے، مگر سبحان شاہ کو اپنے پوتے پوتیوں میں سب سے زیادہ پیارا جزلان ہی تھا۔ ان کے 3 بچے اور 2 بیٹیاں تھیں، بلال شاہ، پھر دانیال شاہ، آخر میں نوفل شاہ سب سے چھوٹے۔ 2 بیٹیاں دینا بیگم اور سیما بیگم سب اپنے بچوں والے تھے۔ نشوا اس وقت ریڈ کلر کی شرٹ کے نیچے ریڈ اور بلو شرارے اور بلو ہی کلر کے دوپٹے میں ملبوس تھی۔ خوبصورتی سے کیے گئے میک اپ نے آج اس کی خوبصورتی کو جس انداز میں نکھارا تھا، سب ششدر رہ گئے تھے۔ دلہن بن کر جس قدر روپ اس پر آیا تھا، اس نے جزلان کو بھی کچھ لمحوں کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ جو اسٹیج پر کھڑا لمحہ بلمحہ سامنے سے آتی نشوا کو دیکھنے میں مف تھا۔ اس کے اسٹیج کے پاس آتے ہی نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے اوپر آنے کے لیے اپنا ہاتھ پیش کیا، جسے نشوا نے بدقت تھام لیا، مگر اس کی ہچکچاہٹ نے جزلان کو تیش دلایا تھا۔ اس کے اوپر آ کر جزلان کے ساتھ کھڑے ہونے تک جس سختی سے جزلان نے اس کا ہاتھ دبا کر چھوڑا
तकलीफ से निशा की आंखों में आंसू सिमट आए। इसने गुस्से भरी नजर उठाकर जजलान को देखी थी, जो डल गोल्ड की शेरवानी और सर पर रेड रंग का कुल्ला पहने महफिल पर पूरी तरह छाया हुआ था। वही मगरूर नजर इसने निशवा पर डाली, जो निशवा को और जहर से भी ज्यादा बुरी लगी थी। तमाम कैमरे हरकत में थे, फ्लैश पर फ्लैश पड़ रहे थे। कुछ तस्वीरें खड़े होकर खिंचवाने के बाद जो ही वो बैठने लगी, पीछे होते निशवा ने जानबूझकर जुजलान के पांव को बुरी तरह कुचला था। जुजलान ने बड़ी मुश्किल से जब्त किया, वरना दिल तो चाह रहा था उल्टे हाथ की एक लगा दे। बदिक्कत अपनी जगह पर बैठते हुए जुजलान ने इस तरह से बैठा कि निशवा का दुपट्टा इससे बुरी तरह से जुजलान की साइड से इसके नीचे आया कि इसके बालों में पिनों की मदद से लगे दुपट्टे के सबब इसके बाल बहुत बुरी तरह से खिंचे थे। वो कर्राह कर रह गई। अपनी बेख्तियार उमड़ आने वाली मुस्कुराहट को रोकता जुजलान आराम से बैठा, इसका दुपट्टा अपने नीचे से निकाला और फिर बैठ गया। कोई नहीं जानता था कि दोनों के दरमियान किस किस्म का बदला चल रहा है। रुस्ती के बाद निशवा को उन्होंने सीधा हवेली लेकर जाना था। शहर से गांव में बनी हवेली तक का रास्ता 3 से 4 घंटे पर मुश्तमिल था। लिहाजा फैसला ये किया गया कि निशवा को पहले जुजलान के घर ले जाकर आरामदेह कपड़े पहनाए जाएंगे, फिर वहां से हवेली ले जाया जाएगा। जुजलान के घर जाते ही इसकी बड़ी भाभी फैजान की बीवी सबगा ने निशवा को खूबसूरत सा हल्के काम वाला ऑफ वाइट फ्रॉक दिया, जिसके किनारों पर ऑरेंज और रेड रंगों की पट्टी लगी हुई थी और इसी तरह का चिट्टा चटपटी का पजामा था। जुजलान भी कुल्ला और शेरवानी उतारकर ऑफ वाइट शलवार कमीज पर कैमल कलर की शाल शानों पर लपेटकर लैंड क्रूजर की सीट पर नशवा के साथ बैठा हुआ था। जुजलान इसके दाएं जानिब, जबकि इसकी माँ यानी जुजलान की वालदा बाई जानिब विराजमान थी। तमाम रास्ता खामोशी से गुजरा। जुजलान की वालदा भी खुश्क मिजाज सी औरत थी, लिहाजा उन्होंने भी निशवा से कोई खास बात न की, बल्कि बहुत सा रास्ता सोते गुजारा। उन्हें देखकर निशवा को भी नींद आ गई और फिर कुछ दिनों से वो इतनी बेचैन थी कि नींद तक सुबह से ले भी नहीं पा रही थी। अब तो दरिया में कूद पड़ी थी। उबरे या डूब जाए, ये तो आने वाले वक्त नहीं बताना था। ये भी इत्मीनान था कि शुभान शाह ने सबूरा को अपने साथ हवेली में रहने के लिए जोर दिया था। कुछ पेशोपेश के बाद वो मान गए थे और एक और गाड़ी में सबूरा बेगम भी इनके साथ ही हवेली आ रही थी। इन तमाम बातों को सोचते किस वक्त इसे ऊँग आई वो खुद नहीं जानती थी। एकदम नींद में इसका झूलता सर जुजलान के शाने से टिका। इसे कुछ लम्हे लगे समझने में कि निशवा का सर किस खुशी में इसके कंधे पर आया है, मगर फिर इसने बजाय इसे कि निशवा का सर अपने कंधे पर रहने देता, इसने निशवा के सर को एक झटके से पीछे किया कि बेचारी की आंख खुल गई। वह अब इसे किसी किस्म की रियायत देने पर तैयार नहीं था। स्टेज पर इसका हाथ थामने में हिचकिचाहट को जिस तरह वो शिकार हुई थी और जिस तरह इसने जुजलान का पाँव कुचला था, अब इसे वो मुकाम देने को तैयार नहीं था जो शायद वो इसे एक नए बनने वाले रिश्ते का सबब देना चाहता था। मगर अब तो इसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। निशवा ने खा जाने वाली नज़रों से जुजलान को देखा, जो अपने मोबाइल में गुम था। इसकी नींद अब पूरी तरह उड़ चुकी थी। घंटे का सफ़र बाकी था। जैसे ही इनकी गाड़ी सालिशान हवेली में दाखिल हुई, जिससे निशवा सारी ज़िंदगी महरूम रही थी, इसकी गाड़ी पर चारों जानिब से फूलों की पत्तियाँ की बारिश की गई। गाड़ी रुकते ही सबसे पहले जुजलान तेज़ी से बाहर निकला, ऐसे जैसे कैद से रिहाई मिली हो। निशवा ने नखोत से इसके तर्ज़े अमल को देखा था, जैसे वो कोई अछूत हो। गाड़ी से बाहर आते ही न जाने कौन कौन इसके गले लगा। वो सब चेहरों से अनजान थी। जुजलान का छोटा भाई हैंडी कैम हाथ में पकड़े हर मंजर को कैद करने में लगा हुआ था। निशवा बहुत से लोगों के साथ बड़े से हॉलनुमा कमरे में दाखिल हुई। सबूरा भी साथ साथ थी और खुश थी कि इन्हें तो नहीं, मगर इनकी बेटी को यहाँ के लोगों की मोहब्बतें मिल रही थीं। आंखों में झिलमिला रही थी कि काश आज दानियाल भी इनके हमरा होते। न जाने कौन कौन सी रस्में हुई। निशवा का अब थकावट और नींद से बुरा हाल था। इसकी हालत देखते जुजलान की भाभी ने सबको रस्में ख़त्म करके इन्हें कमरे में पहुंचाने का कहा। वैसे भी रात के 3 बज चुके थे। चलो भाई, अब अपनी ताकत का मुजाहरा करते भाभी को उठाकर कमरे में ले जाओ। जुजलान से छोटे अर्गमान ने जुजलान का मुखातिब किया। सब कज़न्स ने मिलकर इसे नुशवा को उठाने के लिए कहा। यार प्लीज़, मैं बहुत थका हूँ और ये फजूल की रस्म है, इसने बेजारी से कहा था। वो तो अब इसके साय से भी दूर भागना चाहता था। कजा के इसे बाजू में उठाकर कमरे में ले जाता। निशवा को इसका रस्म का पता नहीं था, लिहाजा वो नज़रें झुकाए कुछ उलझन का शिकार थी। बक बक न कर, चल मेरी बेटी को लेकर जा। सुभान शाह जानते थे कि इनके कहे को वो नहीं टालेगा। जुजलान ने अपनी होनहार नज़रों से झुकाई शर्म हया की पोटली बनी निशवा को देखा। दिल तो किया उठाकर नीचे पटके।
اسے مگر جبکہ موجودگی اس کے سبب اسے قریب گیا اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی۔ جزلان اس کے نازک سے گڑیا کی مانند اپنے بازو میں اٹھا چکا تھا، مگر نہ چہرے پر کسی محبت کے جذبات تھے نہ دل میں، جبکہ نشوا کا اس رسموں پر دل کیا کہ جہاں سے بھاگ جائے، کس مصیبت میں پھنس گئی۔ جزلان ایک لمبی راہداری سے گزر کر ایک کمرے کے سامنے رکا۔ بہت سے لوگ ان کے پیچھے تھے۔ سبگا نے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ وہ کمرہ کیا تھا؟ پھولوں کی دکان تھی۔ بیڈ پر چھت سے لے کر چاروں طرف پھولوں کی لڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس طرح بیڈ کے سامنے پھولوں کی پتیوں سے دل بنایا گیا تھا۔ پورے کمرے میں دیواروں پر پھولوں کی کلیاں چسپاں تھیں۔ اب اتار دو، یہ ساری رات ایسے ہی کھڑے رہنا ہے مجھے۔ اندر آ کر جزلان نے طنزیہ لہجے میں سبگا کو مخاطب کیا۔ اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے تو کھڑے رہو، انہوں نے شرارت سے کہا تھا۔ دل تو کر رہا ہے کہ… اسے اتارتے جزلان نے جن نظروں سے نشوا کو دیکھا اور پھر جملہ ادھورا چھوڑا، اس کی گہرائی صرف وہ دونوں ہی جانتے تھے۔ سینسر پلیز، ابھی ہم موجود ہیں، اتنی رومانٹک گفتگو آپ دونوں اکیلے میں کیجیے گا، رکمگان نے شرارت سے کہا تھا۔ اس کی بات پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ جزلان کے لبوں کو چھو گئی۔ اب آپ لوگ مہربانی کر کے ہمیں آرام کرنے دیں گے؟ جزلان سب ڈرامے سے اکتا گیا تھا۔ اوہو، حوصلہ میرے بھائی، اس کے کسی کزن نے جزلان کو چھیڑا تھا۔ آہستہ آہستہ سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ بھابھی جانے سے پہلے نشوا کو کمرے کے سامنے بنے ڈریسنگ روم میں اس کے کپڑوں کی الماری دکھا کر چلی گئی تھی۔ سب کے جانے کے بعد جزلان نے کمرہ لاک کیا، کپڑے چینج کرنے دائیں سمت بنے واش روم میں چلا گیا، جبکہ نشوا نے ڈریسنگ روم میں کپڑے چینج کر کے میک اپ صاف کیا اور جزلان کے آنے سے پہلے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ جزلان اسے بیڈ پر دیکھ کر بنا آ گیا تھا، تیزی سے اس کی جانب کا بڑھا جو بلینکٹ سر تک تانے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ اس نے بڑھ کر اس پر سے بلینکٹ کھینچا۔ اٹھے یہاں سے، کیا سوچ کر آپ یہاں لیٹی ہیں؟ وہ کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ تو کہاں لیٹوں؟ اس نے بھی اسی انداز میں پوچھا۔ جہنم میں۔ اٹھے یہاں سے، جتنا برداشت کرنا تھا آپ کو کر لیا، اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا۔ وہ سامنے کاؤچ ہے، جا کر وہاں لیٹے۔ اس نے دیوار کے سامنے بنے کاؤچ کی جانب اشارہ کرتے انہی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ یہ سب مجھے یہاں لانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر آپ کو شادی کے لیے مجبور نہیں کیا تھا، تو پھر میں اپنا آرام کس خوشی میں آپ کے لیے برباد کروں؟ آپ کو میں برداشت نہیں تو یہ مسئلہ اپنے دادا حضور کو بتائیں، کہتے ساتھ ہی بلینکٹ اس کے ہاتھ سے کھینچتے دوبارہ اپنے اوپر لے کر کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ مجھے مجبور مت کریں کہ میں جاہل مردوں کی طرح آپ کے ساتھ زور زبردستی کروں، جزلان نے اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہا تھا۔ میں خود کو جاہلوں سے نمٹنے کے لیے تیار کر کے آئی ہوں۔ اس کے جواب نے جزلان کا دماغ حقیقت میں گھما دیا۔ اب کی بار اس نے نہ صرف بلینکٹ کو کھینچا بلکہ اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کھڑا کیا۔ اس افتاد کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ ہکا بکا اسے دیکھتی رہی۔ شکر کریں کہ میں چچی کی محبت میں آگے مجبور ہوں، نہیں تو اس بات کا بہت اچھے طریقے سے آپ کو جواب دیتا۔ جن نظروں سے اس نے نشوا کو سر سے پیر تک دیکھا وہ حقیقت میں کانپ گئی۔ جزلان نے اس کا بازو چھوڑا اور خود ڈریسنگ روم میں چلا گیا، جبکہ نشوا دل تھام کر بیٹھ گئی۔ وہ یہ تو بھول ہی گئی تھی کہ کچھ لمحوں پہلے وہ اس کی ذات کا مالک بن چکا تھا اور اب کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ وہ کیسے اسے روک سکتی تھی؟ اب اس نے جزلان کے سامنے اپنی زبان کو کنٹرول کرنے کا سوچا۔ واپس اسی جگہ پہ لیٹتے ہوئے وہ جزلان کے بارے میں ہی سوچتے ہوئے سونے کی کوشش کرنے لگی۔